हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। BEGC 109 का सेकंड पार्ट है ये। ऑलरेडी हम बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है आपके सामने, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएचर इन फ्रैंकेनस्टाइन. How does Shelley explore the dynamics between Victor Frankenstein and his creation, and what does this reveal about the theme of responsibility and abandonment? तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये क्वेश्चन 2-3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले तो आपने रिलेशनशिप बताना है बिटवीन क्रिएटर और क्रिएचर के बारे में, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर इन्होंने बताया है, जो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ थोड़ा सा, या एक और थीम यहाँ पे बतानी है अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अबंडनमेंट के बारे में, ठीक है। 2 पार्ट ये हो गए। तीसरा पार्ट है कि हाउ डज शैली एक्सप्लोर द डायनामिक्स बिटवीन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एंड हिज क्रिएशन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करके इसका आंसर लिखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप आंसर लिखते हो तो कोशिश ये किया करो कि पहले क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ लिया करो कि वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। क्योंकि देखो 25 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो कम से कम इतना तो बनता है ना कि आप उसको 2-3 पार्ट में वो पूछेगा आपसे, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें हमें क्या लिखना है। सीधा सीधा हम सिर्फ फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में जो भी हमें आता है, चाहे समरी आती है, वही लिख के हम नहीं आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें 3 चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, तो हम वो तीनों ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रो लिखेंगे सबसे पहले तो, कि जो राइटर हैं इनके, मैरी शैली, उनका जो ये फ्रैंकेनस्टाइन है, इसमें जो रिलेशनशिप बताया गया है बिटवीन क्रिएटर और क्रिएचर के बारे में, इट्स अ ट्रेजिक साइकिल ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, पेरेंटल अबंडनमेंट और म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। फाइन, यहाँ तक समझ आया। Victor Frankenstein's refusal to nurture his creation breeds profound resentment and turning the creature's innate desire to love into a vengeful, inescapable dependency. ओके, ये हम बता देंगे फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में। इसके बाद जो हमारा पहला पार्ट है, जो रिलेशनशिप बताना है हमने बिटवीन क्रिएटर और क्रिएचर के बारे में, तो हमारा हेडिंग भी यही हो, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएचर। तो इसी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है साइंटिफिक हब्रिस वर्सेस पेरेंटल ड्यूटी। विक्टर जो है, ही एक्ट्स आउट ऑफ साइंटिफिक एम्बिशन टू कॉन्कर डेथ। हाउएवर, जो मोमेंट्स हैं, द मोमेंट्स ही एनिमेट्स द क्रिएचर, he abandons his parental responsibilities and disgusted its physical appearance. This negligence, ये जो इसका जो अभाव था यहाँ पर, that negligence acts as the catalyst for all ensuing tragedies. Okay. Second हम लिखेंगे the rejected Adam. रिजेक्टेड एडम। ओके, सो अभी हम क्रिएचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द क्रिएचर इनिशियली यर्न्स फॉर कनेक्शन और सीज विक्टर एज हिज बेनिवोलेंट क्रिएटर, फेमसली स्टेटिंग, जो आपने पढ़ा भी होगा जब आप ये पढ़ रहे होंगे, आई ought to be the Adam, ठीक है ना। Because Victor immediately rejects him or denies him a name, the creature is cast into profound isolation. That's why heading दिया हमने rejected Adam का। थर्ड है reversed power dynamics. While the creature is subservient to Victor as his maker, Victor becomes psychologically or physically passive to the creature. So the creature possesses superhuman strength,
and use it to systematically destroy Victor's loved ones like William or Elizabeth, ठीक है, and making Victor a prisoner of his own creation. तो जो रिवर्स्ड हो गई थी ना, द रिवर्स्ड पावर डायनामिक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. फोर्थ पॉइंट है शेयर्ड मिररिंग ऑफ आइसोलेशन. बोथ कैरेक्टर्स मिरर both characters mirror one another in their profound loneliness. Okay, Victor's obsession किसके साथ था? With destroying the monster consumes his life, while the creature's existence is defined by his tormentor. Okay, तो जो शेयर्ड मिररिंग के बारे में यहाँ पर बता देंगे. इसका मतलब सीधा सीधा सा इतना सा है कि जब आप बात करते हैं, जब दोनों कैरेक्टर अपने अपने आइसोलेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो एक दूसरे का प्रतिबिंब मिररिंग कर रहे होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर पॉइंट हमारा द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ निग्लेक्ट. द क्रिएचर्स डिसेंट फ्रॉम इनोसेंस टू malice. Innocence to malice. ठीक है. Is heavily shaped by nurture over nature. ठीक है. Nurture over nature. The failure of their relationship contrasted with healthier biological family bonds demonstrates shallow critique of abandoning accountability or that's it. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा ये इतना पार्ट हमने सोल्व कर लिया है. अब हम बात करेंगे हाउ डज शैली एक्सप्लोर द डायनामिक बिटवीन विक्टर फ्रैंकेनस्टीन एंड हिज क्रिएशन. ये भी आई थिंक मैंने 2 पार्ट यहाँ पर कवर कर दिए हैं. तो अगर आप ये वाला भी इसी को ही आप आंसर मान सकते हो. ठीक है. थर्ड पार्ट है हमारा व्हाट डज दिस रिवील अबाउट द थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अबंडनमेंट. ठीक है. तो तुम ये मत समझना कि ये तो बस मैम ने तो 3 पार्ट में बोला था, एक ही पार्ट में यहाँ पर कर दिया. तो ये मैंने यस मैंने ये 2 पार्ट जो थे वो दोनों ही यहाँ पर ये सॉल्व कर दिए हैं. मतलब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये क्वेश्चन आप यहाँ ये आंसर लिख सकते हो. ठीक है. अब बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा कि जो थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अबंडनमेंट की, वो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर. तो बेसिकली तो हमें इसके बारे में बताना है कि जो फ्रैंकेनस्टीन का जो इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं. थीम्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अबंडनमेंट आर डीपली इंटरवाइंड. ठीक है. विक्टर जो फ्रैंकेनस्टीन है, his unchecked ambition drives him to create life, but his immediate abandonment of the creature out of fear triggers a tragic cycle of neglect, societal rejection और horrific vengeances. ठीक है. तो अब हम हेडिंग देंगे यहाँ पर, यही हमारी हेडिंग होने वाली है. ओके. क्रिएटर्स पेरेंटल ड्यूटी. एज अ पेरेंट क्या ड्यूटी है. सो इसमें विक्टर फेल्स हिज रोल एज अ क्रिएटर और सोल पेरेंट. इंस्टेड ऑफ नर्चरिंग हिज कॉन्शियस बीइंग ही ब्रोट इनटू द वर्ल्ड. ही फ्लीज इन टेरर. ना, डर के कारण वो सब चीज़ें करता है. दिस कंप्लीट रिफ्यूजल ऑफ इमोशनल अकाउंटेबिलिटी. इमोशनल अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. So this emotional accountability is the novel's core moral failure. Second हम लिखेंगे यहाँ पर, आप बता सकते हैं कि impact of nature, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, nature versus nurture. Okay, so the creature is originally born with a benevolent gentle nature and a deep capacity. बेसिकली हम इसमें नेचर जो इम्पैक्ट पड़ा था, इन सब का जो इम्पैक्ट था उसके बारे में हमें बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर. सो क्रिएटर इज ओरिजिनली बोर्न विद अ बेनिवोलेंट जेंटल नेचर एंड अ डीप कैपेसिटी ऑफ लव.
However, Victor's abandonment forces him into a hostile, prejudiced world, transforming the innocent being into a vengeful monster. ठीक है, तो ये यहाँ पर बता देना कि क्या इम्पैक्ट हुआ था और किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी उसकी लाइफ. सेकंड है, हम इसी के पॉइंट बनाएंगे, या द डेंजर ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन. सो इसी में आप लिखेंगे प्रायोरिटाइजिंग ग्लोरी ओवर कॉन्सिक्वेंसेस. तो विक्टर्स की जो ईगो थी एंड डिज़ायर थी टू प्ले गॉड, ठीक है, दैट ब्लाइंड हिम टू हिज एथिकल ड्यूटीज़. ही प्लेसेस हिज सेल्फिश साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन अबव हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हिज क्रिएशन, हिज फैमिली एंड ह्यूमैनिटी इटसेल्फ. ओके, सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे द कंट्रास्ट विद, मैं लिख देती हूँ, कंट्रास्ट विद कैप्टन वॉल्टन. His responsibility is highlighted by comparing Victor to Captain Robert Walton, who ultimately abandons his Arctic expedition to save his crew and choosing human life over personal glory. Okay. Third, societal rejection and isolation. इसमें आप बताएंगे जो यूनिवर्सल अबंडनमेंट है, universal abandonment. The creature experienced his rejection on a universal scale, first from his creator, then from the Delacy family, and eventually from humanity at the large scale. ठीक है. And the root of rage, अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट में, root of rage, अब ये भी आप हेडिंग दे सकते हैं. So every act of violence the monster commits is directly tied to a moment of abandonment or deep rejection. His cruelty is a direct consequences of being denied love, ठीक है, companionship and a place in society. ये जो थे वो क्या थे, परिणाम थे, रिजल्ट था इन चीज़ों का. ठीक है. फिर थर्ड हमारा हेडिंग ये हो गया. फोर्थ हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पे गिल्ट. किस चीज़ का गिल्ट था उसे? गिल्ट एंड बर्डन ऑफ द सेल्फ. ठीक है, उसका खुद का गिल्ट और उस पर क्या खुद का क्या बर्डन था उसके बारे में बात कर लेंगे. तो ट्रोमेटिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विक्टर की, it was constantly haunted by guilt and and the knowledge that his negligence destroyed everything he loved. Every time he abandons the creature or shirks his promise to create a companion, the monster exacts revenge on his loved ones. Okay, then हम कर देंगे कंक्लूजन में थोड़ी सी समरी लिख देना, थोड़ा सा ये थीम के बारे में बता देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अबंडेंट के बारे में, और थोड़ा सा लिख देना क्रिएटर और क्रिएचर के बारे में. ओके, कंक्लूजन आपका कंप्लीट हो जाएगा. जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो यही क्वेश्चन है आपके सामने, और इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं. ये कर लेते हैं. कंसीडर टू अ स्काई लार्क एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रोमांटिक आइडियल्स. हाउ डज शैली एम्बडी the principles of romanticism in this depiction of the skylark and the themes he explores in the poem. देखो जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं ना इन दोनों वीडियो में, उसमें एक चीज़ तो कॉमन है कि हर चीज़ में थीम ज़रूर पूछी है इन्होंने, है ना, और हर क्वेश्चन 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से क्वेश्चन पढ़ा और पूरा आंसर लिख के आ गए. तो जैसे पूछा है ना वैसे ही आंसर लिख के आना कि कंसीडर टू टाइगर एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रोमांटिक आइडियाज़. पहले तो इसका आंसर देना है, फिर जो ये बाकी का क्वेश्चन बच जाता है ना इसका आंसर लिखना है. तो ये 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसको. ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट झेल लेना. अच्छे मार्क्स चाहिए. तो इंट्रो हमेशा की तरह. The Percy Bysshe Shelley's poem to a Skylark is a masterpiece of romanticism.
Okay, this reveals the natural world into a spiritual realm, using the soaring bird not merely as a physical creature but as a symbol of pure, unadulterated joy, uninhabited artistic inspiration and metaphysical truth. That's it. ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ रोमांटिक आइडियल्स के बारे में. तो इसी में हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा नेचर एज डिवाइन एंड ट्रांसेंडेंट. तो द स्पीकर है शी कॉल्स द स्काईलार्क अ ब्लीथ स्पिरिट. क्या है? ब्लीथ स्पिरिट. ठीक है. एंड नोट्स इट बोर्ड द नेवर बैट. By soaring high above the material world, the bird transcends earthly limitations and embodies a flawless spiritual existence. Second, spontaneity and emotions. The romantics elevates emotions or intuition over rigid reasons. Shelley describes the Skylark song as unpremeditated art. It is a spontaneous, instinctive outpouring of joy that is completely free of sorrow or doubt. Contrast with human suffering की बात कर लेते हैं. तो जो शैले हैं शैले contrast the bird's perfect carefree happiness and the burdened human condition. ठीक है, ये ह्यूमन सफरिंग के बारे में बात हो रही है. सो ह्यूमन्स आर एंकर्ड टू द ग्राउंड एंड प्लैग्ड बाय पास्ट रिग्रेट्स एंड फ्यूचर एंजाइटीज, while the skylark lives entirely in the ecstasy of the present moment की बात करते हैं यहाँ पर. फिर idealized beauty and imagination की बात कर लेते हैं. So skylark's unseen presence but ऑडिबल सॉन्ग जो भी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं द रोमांटिक नोशन दैट द मोस्ट प्रोफाउंड ट्रूथ एंड ब्यूटीज ऑफ एग्जिस्टेंस आर intangible. So the poet's imagination tries to capture this elusive idea. Okay? तो ये 4 पॉइंट हम लिख देंगे यहाँ पर. इसके बारे में जो हम आधा क्वेश्चन हमारा रहता है, हाउ डज शैली एम्बडी द प्रिंसिपल्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिज डिपिक्शन ऑफ स्काईलार्क एंड द थीम ऑफ एक्सप्लोर्स इन द पोएम. तो ये भी लिख लेते हैं. चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर. द पोएम एक्सप्लोर्स द कोर रोमांटिक थीम्स. ठीक है, इसको देख लेते हैं. सो फर्स्ट है स्पिरिचुअल फोर्स के बारे में. Spiritual force, Shelley strips the skylark of its physical traits and exalting it as a heavenly entity that embodies untamed perfection or harmony. ठीक है, प्योरिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमोशंस. रोमांटिसिज्म की जो बात हो रही है यहाँ पर, इट वैल्यूज स्पॉन्टेनियस और अनप्रीमेडिटेटेड एक्सप्रेशंस. द स्काईलार्क सॉन्ग्स आर प्योर, ठीक है, इंस्टिंक्टिव जॉय और एंटायरली फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट्स ऑफ वर्ल्डली एंजाइटी. देन द बर्डन ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन की बात करेंगे तो शैली कंट्रास्ट करते हैं द बर्ड्स एटर्नल हैप्पीनेस विद द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एज ही फेमसली राइट्स दैट पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट एंड आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फॉर. ये तुमने पढ़ा होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है. तो और लास्ट है हमारा द रोल ऑफ द पोएट. द स्पीकर एनवाइज द स्काईलार्क्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट यूनिवर्सल ट्रूथ. ही व्यूज द बर्ड एज एन आइडियल पोएट. बर्ड को क्या बताया है? पोएट. ठीक है, एक आइडियल पोएट की तरह वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. दैट इज़ एबल टू सिंग विद सच डिवाइन इंट्यूशन दैट इज़ कंपेल्स द वर्ल्ड इनटू सिंपैथी. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. अब हम कंक्लूज़न लिख देंगे यहाँ पर. कंक्लूज़न में वही है, थोड़ी सी समरी लिख देना और थोड़े से जितने भी हमने बात करी है स्काईलार्क के बारे में, जो पोएट है उसके बारे में, रोमांटिक आइडियाज़ के बारे में, और जितने भी जो हमने थीम के बारे में बात करी वो थोड़ा थोड़ा लिख देना. 8-10 लाइन भी अगर लिख देंगे आप
तो भी आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा बन जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियोस को, ओके, और लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, एक चीज़ और, हाइप ज़रूर कर देना। आजकल जो जब आप वीडियो के नीचे देखेंगे ना, एक बटन एक नया उन्होंने ऐड किया, हाइप, तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। हाइप करने से होता क्या है ना कि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जाती है, ठीक है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। सो बस इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।